अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फैमिली टुडे में मैं सुमेरा मिर्ज़ा एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम जिस पर्सनालिटी के घर पर मौजूद हैं उनका छोटा सा तारुफ मैं करवाना चाहूँगी और उसके बाद बाकी उनकी क्या मसरूफियात हैं वो हम उन्हीं से जानेंगे। मंजूर मलिक साहब के घर पर हम नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं और शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है वो उनको हेड कर रहे हैं और इसके अलावा उनका अपना बिजनेस भी है, कामयाब बिजनेसमैन है। मईशत के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से बहुत बेहतरीन आइडियाज़ हैं उनके पास और बहुत सारे आइडियाज़ को एग्जीक्यूट भी कर चुके हैं और एक लाइफ स्ट्रगल है उनकी, उसके बारे में हम उनसे जानेंगे और मज़ीद वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर चुके हैं, इस बारे में भी हम उनसे जानेंगे। घर पर उनके मौजूद हैं, तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर उनके पास चलते हैं। जी, तो मंजूर मलिक साहब के घर पर हम मौजूद हैं और आज उनसे हम बात करेंगे। आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जैसे कि इनको देखते रहते हैं, इनसे एक फॉर्मल बातचीत होती रहती है, तो आज क्यों ना हम उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानें, उनके बचपन के बारे में। उनकी जो अहलिया हैं वो भी हमारे साथ ही हैं, मिसेस खालिदा परवीन साहिबा, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर तशरीफ लाई हैं। मेहमान का आना जो है वो तो घर में बादशाह बरकत होती है। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आना। थैंक यू वेरी मच। सर, वैसे तो हम आपको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं, आप माशाल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, तो क्यों ना हम आपकी जो कामयाबी है माशाल्लाह और आपकी जो स्ट्रगल है एक उनको हम अपने ऑडियंस को, अपनी जो देखने सुनने वाले हैं उनको बताएं। बचपन से शुरू करते हैं सर, बचपन कहाँ गुजरा? बेसिकली आप लाहौर से हैं, किस फैमिली से हैं, फादर क्या करते थे बचपन? मैम ऐसा है कि मेरे जो फादर थे वो इन्होंने इंडिया से गुरदासपुर से माइग्रेशन की थी। ठीक। तो आपको पता है कि माइग्रेशन में जो लोग पाकिस्तान में आए हैं वो टोटली लुटे पुटे और बुरे हाल से आए और यहाँ आके लोगों ने बहुत सारे क्लेम्स लिए और कुछ लोकल लोगों ने भी इसको मैनेज किया। तो मैंने जब अपने वालिद साहब से बड़े हुए तो पूछा कि आपने क्लेम क्यों नहीं लिया? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जो काम आप अल्लाह मियाँ के लिए करते हैं ना उसका अल्लाह से अजर मांगते हैं, इंसानों से नहीं मांगते। जबरदस्त जबरदस्त। तो उस चीज़ ने फिर हमारे जहनों में ये डाल दिया कि आपने जो भी करना है वो अल्लाह के लिए करना, चाहे वो दुनिया के इंसानों के लिए हो, चाहे वो एटीट्यूड में हो, चाहे लर्निंग हो। तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेसन था जो हमारी ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई। जबरदस्त। फिर वो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे, पाकिस्तान रेलवेज में थे। अच्छा। तो उसकी वजह से हमारा घर कभी कोयटा में था और कभी शिलाबाग में और कभी कहीं तो कहीं हम सेटल ट्रांसफर होता रहता था और बिल्कुल सही। आफ्टर देयर रिटायरमेंट। अच्छा, इसी तरह हमारी स्कूलिंग भी हो गई, मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में हमने स्कूलिंग की, पेशावर से लेके तो बलूचिस्तान और मुख्तलिफ इलाकों में। अच्छा। तो उसकी कुछ ना कुछ जुबानें भी आ गई। बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉन्फिडेंस, डिफरेंट कल्चर्स भी आपके, ये वो सारे हमारे अंदर हो गए और ये भी हो गया कि आमतौर पे जो लोगों को खौफ होता है कि इस एरिया में जाएंगे क्या होगा, तो हमारा वो खौफ भी खत्म हो गया क्योंकि हर जगह हमारे कुछ ना कुछ दोस्त, ताल्लुक वाले लोग, स्कूल फेलोज, तो फैमिली रिलेशन मौजूद थे। ऐसा ही। तो इसलिए वो पूरा पाकिस्तान हमारे लिए ऐसे था जैसे हम इस कमरे में बैठे हुए। जबरदस्त। फिर ये हुआ कि आफ्टर रिटायरमेंट वो जब रिटायर हुए तो जाहिर है कि एक ज़माने में अगर आपने कुछ ऐसे हालात पैदा नहीं किए अपने लिए, जी जी, तो आपको अपने बच्चों को अर्ली काम पे लगाना पड़ता है। सही है, बिल्कुल सही। तो हुआ ये कि उन्होंने हमें कहा कि जी यार आप भी कुछ काम करें। बिल्कुल सही। तो हमने बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई किया, बहुत सारे कारोबार करने की कोशिश की। अच्छा। तो करते करते कुछ कामयाबी मिली, कुछ नाकामयाबी मिली। मेरी एजुकेशन में आपने जी मैंने एजुकेशन में मैं बैचलर कहाँ से किया, किस में किया, मास्टर्स? जो मैट्रिक है ना जी वो हमने किया जी मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल उर्दू बाजार से। अच्छा, सही। और वो स्कूल उस वक्त बड़ा हाई पे स्कूल था क्योंकि डॉक्टर महबूबुल हक के वालिद उसको ऑपरेट करते थे। बिल्कुल सही। अनलकीली गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर लिए। जब नेशनलाइज किए तो उस वक्त हमारा मैट्रिक का एग्जाम जाने वाला था और सारे टीचर ट्रांसफर हो गए, पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन। अगर आप उस दौर को देखेंगे तो वो सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगा कि आपने नेशनलाइजेशन जब की स्कूलों की तो स्कूलों की तबाही मच गई। बिल्कुल सही। तो रिजल्ट ये निकला कि लोग पास हो गए, हम भी पास हो गए और फिर उसी तरह मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पहले एडमिशन ले लिया। सही। फिर क्योंकि वालिद साहब की ट्रांसफ़र जो थी वो पेशावर हो गई तो एडवर्ड कॉलेज के लिए मैंने अपने आप को ले गया पेशावर में। ठीक। फिर वहीं से एक ज़माने में दरमियान में कुछ टाइम मिला तो मैंने गुजरांवाला से जो टफ्टा का स्कूल है वहाँ से लेदर में कोर्स किया, मुख्तलिफ कोर्सेज करते रहे। अच्छा अच्छा। तो
तो इसी तरह करते करते अल्लाह ताला ने किया कि तालीम मुकम्मल हो गई और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट में अप्लाई की, जॉब्स की। अच्छा। तो लेकिन बहरहाल जॉब इतना साथ नहीं दे सकी ना, मेरा माइंड था। अच्छा। तो मैंने ये किया कि मैंने मेरे कज़न थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं ना एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, अगर तू मेरी फैक्ट्री में एज ए परचेजर ज्वाइन कर ले मुझे, अच्छा। या एज ए असिस्टेंट ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो इससे गुड बने। तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। शेखपुरा रोड पे उनकी इंडस्ट्री थी। लेकिन हम लोग बिलीव करते हैं कि आपको जो सैलरी मिल रही है जी वो तो टोकन ऑफ लव है। एग्जैक्टली। असल में तो आपको इतना ज्यादा काम करना चाहिए कि जब आपका ऑनर फील करे कि यार अगर ये मुझे छोड़ गया तो मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो जरूरत जब बन जाए आपने उसको इतना काम करके देना शुरू किया कि वो परेशान थे कि यार अगर ये चला गया तो क्या होगा। जबरदस्त। तो करते करते तो मैं उस फैक्ट्री का एक हाईएस्ट पोस्ट का ऑफिसर बन गया। ठीक। कितने अरसे में? विद इन ईयर। अच्छा, जबरदस्त। उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बताई कि जो काम कोई कह रहा है कि मुश्किल है, मैं कहता हूँ जी मैं करके देखता हूँ। कोई कह रहा है कि काम नहीं पॉसिबल, हम कहते हैं जी वो पॉसिबल है। बिल्कुल। एक बंदा कहता है जी हमने 8 घंटे काम करना है, हम कहते हैं हम 24 घंटे काम करेंगे। बिल्कुल। तो जब आप इस हद तक कर रहे हैं तो उसमें मैंने एडवांटेज ये लिया कि सबसे पहले मुझे काम करना आ गया। सही। मेरी ईगो खत्म हो गई। बिल्कुल। मैं डिलीवरेबल हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बन गया। बिल्कुल। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यंगस्टर्स अक्सर कहते हैं कि हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता। रिवॉर्ड मिलना नहीं है, रिवॉर्ड हासिल करना। सही। उसके लिए आपको मैक्सिमम काम करना और कभी ना सोचें कि काम नहीं है। बहुत सारी जॉब आज भी अवेलेबल है। मसला ये है कि क्या आप उस जॉब को कुछ रिस्पेक्टेड जॉब समझते हैं या नहीं। एवरी जॉब इज रिस्पेक्टेड। एग्जैक्टली। जहाँ आप डिलीवर कर सकते हो, जहाँ से आप अर्न कर सकते हो, जहाँ से आप अपनी फैमिली को चला सकते हो, एवरी जॉब इज रिस्पेक्टेड। अच्छा, यहाँ से अवार्ड नहीं मिलेगा, किसी और जगह से मिल जाएगा। सही। तो 1994 में जनवरी में मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। सही। तो उसके बाद उसकी रीजन मतलब आप अपना कुछ सेटअप जी मैं शेयर करता हूँ। बिल्कुल सही। हर कंपनी में होता ये है कि आप एक लेवल पे जब जाते हैं और वहाँ पे एक डिलीवरी देते हैं तो फिर कुछ और लोग बहुत सारे कुछ आपके मुखालिफ हो जाते हैं, कुछ आपके, तो वो चलता रहता है। फिर आप महसूस करते हैं कि अननेसेसरी फाइट में क्यों पड़ा जाए। बिल्कुल सही। मतलब अगर तो आपकी वाकई आप इस काबिल नहीं है कि कहीं और जाके सर्वाइव कर सकते हैं तो आप वहाँ लगे रहे। बिल्कुल सही। और अगर इफ यू फील इट कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, और बट मैंने ये किया कि मैंने सितंबर 93 में ना उस कंपनी को कहा कि मैं 6 महीने के बाद जाऊँ। अच्छा। और आई एम टिल टुडे अकाउंटेबल अगर उसमें कोई मैंने गलती की, बिल्कुल सही, या मेरे अकाउंट्स में गलती हो, या तो ये भी नहीं था कि हम नाराज होके आ गए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा एक जेस्चर देखिए अभी तक सही। यानी मैं अपने बाप की जितनी इज्जत करता हूँ अपने उस कजन की उतनी इज्जत करता हूँ, बिकॉज उसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया और मैंने ग्रो किया। सही। वहाँ से फिर मैं निकला और कुछ अर्सा मैंने शाइन पेपर मिल एक रायमंड रोड पे है उसमें चलाया। फिर हुदैबिया के लिए मियां नवाज शरीफ की एक फैक्ट्री है, उसकी एक बड़ा ये मशहूर नाम हो गया है। मैंने थोड़ा सा एक ग्रुप के साथ मिलके उसके लिए काम किया और ये हमारी रिपोर्ट थी कि वो नहीं चल सकती। अच्छा। तो उसमें कुछ एरर्स थे। तो फिर वहाँ से मैं आके तो मैंने शेखपुरा रोड पे मेरे पास एक जगह मीनवेल बन चुकी थी। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे एक आइडिया डेवलप किया इंडस्ट्रियल ऑप्शन के नाम से। अच्छा। इंडस्ट्रियल ऑप्शन के 2 पर्पजेज थे मेनली। एक ये था कि जब हम बाजार से कोई चीज़ लेने जाते हैं जी तो हमारी मार्केट इन जनरली समझा जाता है कि इतनी क्रेडिबल नहीं है। बिल्कुल। उससे आप प्रोडक्ट कोई लेने जाते हैं, मिल्क कोई जाती है, कितने नंबर है कितने नहीं है, तो इंडस्ट्री में ऐसी एटीट्यूड नहीं चल सकता बिकॉज आपने एक पार्ट को फिट किया है। आप अगर अपनी वो लाइफ पूरी नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है। तो जब वो मैंने इंडस्ट्रियल ऑप्शन का आइडिया ये था कि हम इंटरनेशनल कंपनीज को कहेंगे कि आप अपने रॉ मटेरियल हमारे पास शोरूम में रखें। सही। जो कि वो सेल आउट होंगे हम आपको उसके पैसे देंगे, एज एजेंट हम काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं इस पे बिलीव करता हूँ, स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि
जो दुनिया में रोजगार, क्रेडिबल रोजगार आपको एक ही जगह पे दिया जा सकता है, वो सिर्फ इंडस्ट्री दे सकती इंडस्ट्री दे सकती है, सही है। इवन अभी गवर्नमेंट कह रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो कंस्ट्रक्शन आज यहाँ होगी, कल कहीं और होगी, बिल्कुल सही। तो क्या हम लोगों को अपनी फैमिलियों से अलग रखेंगे या हमने फैमिली की तरफ जाना है? बिल्कुल सही। तो अगर हमें फैमिलीज की तरफ जाना है तो हमें चाहिए कि हम ऐसी इंडस्ट्री लगाएं जो उनके घर के करीब है और वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ गुजार सके। बिल्कुल सही। आप माशाल्लाह ये आपका एक ह्यूज एक्सपीरियंस है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे। मैडम भी हमारे साथ है। शादी के बारे में आप कुछ बताइएगा, शादी किस एज में हुई, आप पहले से जानती थी इनको, पसंद करते थे, कुछ ऐसा कुछ एडवेंचर? हमारे दौर में तो बेटे ये हुआ करता था कि शादी पेरेंट्स से करते थे, सही देखभाल के। तो हम लोग इतने कोई चूजी थे नहीं रिलेशनशिप में, तो माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ मेरा रहा। मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ उनके साथ अपना ताल्लुक रखने में। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बड़ी कामयाब, बड़ी बेतहाशा मेहनत की है इन्होंने अपनी फैमिली में। और मैं चाहूँगी कि ऐसा साथी सबको मिले। आज मुझे अपने पेरेंट्स के फैसले पे भी बहुत फख्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आप हाउसवाइफ है? जी मैं हाउसवाइफ। लेकिन वो बड़े मौके मिले मुझे, अच्छा माशाल्लाह, लेकिन वो जाहिर है शादी के बाद रिस्पांसिबिलिटीज भी आपको पता है बढ़ बहुत जाता है। बिल्कुल सही। अभी सर से पहले बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले, तो वो बता रहे थे कि कुछ फीमेल्स को भी, वो भी हम सर से बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट करते रहते हैं मीनवाइल। तो आपका कभी दिल नहीं किया या सर ने आपको कभी मोटिवेट नहीं किया कि कम विद मी और हम मिलकर बिजनेस करते हैं? इस बात का जवाब ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे। मैं आज भी ये कहती हूँ कि मुझे हाउसवाइफ के साथ आपके साथ काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत है कि ख़वातीन आगे आए। सिर्फ एक वही पुराने ज़माने का कल्चर हुआ करता था कि बस एक छोटे से काम करनी और ख़त्म लाइफ, बट लाइफ अब ये नहीं है, लाइफ बहुत आगे जाने का नाम है। अच्छा मैडम, हस्बैंड कैसे हैं शुरू से लेके अब तक? एक वो कंसिस्टेंसी होती है वो रही, या फिर कुछ चेंजेस आते रहे, पहले कुछ और बिहेवियर, फिर मीनवाइल एज के साथ साथ बिहेवियर चेंज होता है? कैसे हस्बैंड है आपके साथ? इस स्टेज पे तो ज़ाहिर है थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है साथी को, लेकिन जो वक्त गुजरता चला गया तो फिर मुझे एहसास हुआ कि इनसे बेहतर मेरा लाइफ पार्टनर हो नहीं सकता। गुस्सा आता है सर को? आता है, लेकिन बहुत जल्दी मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, खुद ही कर लेते हैं मैनेज? बहुत जल्दी। आपका क्या रिस्पॉन्स होता है गुस्से? मेरा रिस्पॉन्स वक्ती तौर पे तो थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, लेकिन अब मैं भी जल्दी मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि नाराजगी अब मेरे से भी बेरेबल नहीं वो भी मेरे से नहीं, मैं ज़्यादा देर नहीं नाराज रहती। बिल्कुल सही। अच्छा सर, कहते हैं वो मेरा तकरीबन हर प्रोग्राम में ये जुमला होता है कि एक कामयाब जो शख्स है उसके ज़ाहिर बीवी का भी हाथ होता है उसमें, औरत का हाथ होता है। तो मैम का कितना आप कहते हैं कंट्रीब्यूशन है आपकी ये सक्सेस में और आपकी स्ट्रगल में? क्योंकि मिसेज आपकी कॉम्प्रोमाइजिंग हो, हर हालात में ऊंच नीच आती रहती, स्पेशली बिजनेस की जब हम बात करते हैं, तो कैसा इनका रवैया रहा? ऐसा कैसा है कि दो चीज़ें होती हैं मैम, एक तो आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये कंपैरेटिवली हमारे यहाँ सोसाइटी में होता है कि हर आदमी कहता है मेरी वैल्यू, नहीं, हमारी वैल्यू अब ज्वाइंट हो जाती है। ऐसा है। तो उसमें अगर फ़र्ज़ करें कि ये मेरा साथ ना देती, तो जैसे मैंने बताया कि मेरे वालिद की अर्ली डेथ हो गई, तो बहन भाई थे मेरे छोटे। कितने बहन भाई हैं? हम लोग, मेरी 5 सिस्टर थी और 3 भाई हैं हम। अच्छा। तो वालिद साहब की डेथ के बाद एक सिस्टर और 2 भाई अभी छोटे थे। ठीक है। तो ये खालदा ने बड़ा साथ दिया मेरा इस हवाले से कि उसने मेरी फैमिली में दूरियां नहीं पैदा की, जो सबसे बड़ा मेरा पीस ऑफ माइंड था, वरना हमारा क्लैश होता। फिर मेरी एक सिस्टर की अर्ली डेथ हो गई, उसकी बेटी जो है वो माशाल्लाह आज है, तो उसको हम लेके आए, हमारे घर में बेटियों की तरह रही। सही। और उसका रिजल्ट निकला कि उसको भी किया। फिर आगे एक बेटी और 2 बेटे अल्लाह ताला ने हमें भी दे दिए। सही, माशाल्लाह। तो बेटी मेरी ने जॉन हॉपकिंस से मास्टर्स किया। अच्छा, ग्रेट। तो अभी वो सैन फ्रांसिस्को में होती है। एक बेटा मेरा जो है वो उसने अमेरिका से अभी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, सितंबर में आ जाएगा। ठीक है। एक बेटा आपके सामने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ख़वातीन आपका साथ ना दें,
क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपको जो आपके टेक्निकल इश्यूज आते हैं जी जी उसमें क्या वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप इस वक्त किस मुश्किल में हैं, वो खामोशी से भी आप उनको साथ दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि बोल के दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फाइनेंशियली अगर आपको ज़रूरत हो या ना हो, अब मैं इस पे वैसे बिलीव करता हूँ, मैंने हमेशा इनको कहा कि आप अपनी फाइलिंग सीखें, क्योंकि हमने जब देखा अपनी सोसाइटी को ना, जी जी तो इसमें एक घर का जब फर्ज चला जाता है तो सारा आसमान जो है ना वो खवातीन पे गिरता है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। और ना उनको पता होता है कि एलडीए के डॉक्यूमेंट क्या हैं, ना उनको सोसाइटी के बैंक्स का पता होता है, ना हमारे एफबीआर का पता होता है। कॉमन है। तो वो सारे जो लोग हैं ना वो एक माफिया की तरह उसको पड़ जाते हैं और उस बेचारे की जिंदगी अजारन कर देते हैं। जबरदस्त। तो मैं इस पे ये जरूर कहना चाहता हूँ आपसे भी कि हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं, बहुत सारे हमने काम किए हैं, लेकिन इसमें एक काम हम ये भी कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर्स को आसान किया जाए। दुनिया में ये भी किया गया है कि अगर एक आदमी मर जाता है या एक औरत मर जाती है तो उसका 100% एसेट उसकी बीवी को मिल जाता है ताकि वो सेफ लाइफ गुजारे, बाकी यंगस्टर वो अपनी जगह बना लेंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उसमें रिलीजियस फैक्टर भी है, उनको भी गौर करना चाहिए कि वो जायदाद की तकसीम शुरू हो जाती है। उसका रिजल्ट निकलता है कि वो जो कल की महारानी थी वो अगले दिन की बेकारान बना दी जाती। तो मतलब इस बात से मैंने हमेशा खालदा को भी कहा कि तुम सीखो, चीज़ों को मैनेज करना सीखो, अपना इंडिपेंडेंट अकाउंट्स रखो और तुम सेफ रहोगे, किसी का डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आपको। तो ये चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ भी हैं और लोगों के लिए भी एक मैसेज है जबरदस्त, बहुत अच्छा कि हमें इन चीज़ों को ऑपरेट करना सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सारी ना हो होनी चाहिए और छुपाना नहीं चाहिए। मेरा कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो किसी से छुपा हो, कोई मेरा ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो मेरी वाइफ से छुपा हो सकता है कि इन्होंने लापरवाही कर ली हो, रख दी हो, आई मीन टू बी। और मेरा कोई ऐसा टेलीफोन है तो कभी नहीं मैंने छुपा के रखा हो, ओपन होता है, इसके पास भी होता है, तो आई मीन टू बी। और कहने का मतलब है कि आपको अच्छी लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी है कि जो तकाजे आप अपनी वाइफ से कर रही हैं या वाइफ हस्बैंड से कर रही है वो आप भी पूरे करें। बिल्कुल। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने अपने आप को, मैं देख रही हूँ, बड़ा फिट रखा हुआ, मैम ने भी अपने आप को माशाल्लाह बड़ा फिट रखा हुआ। जाहिर है इसमें एक वो फूड एलिमेंट जो है वो बड़ी एक अहमियत रखता है। तो खाना कैसा खाते हैं आप? मिसेस के हाथ का खाना आपको पसंद है या कोई ख़ास फरमाइश करते हैं आप? फूडी हैं आप खाने के मामले में? नहीं मैम, ऐसा नहीं है असल में। एक तो मेरे साथ तो ये है कि अगर मैं सुबह लाहौर से शेखपुरा रोड पे डेली जाना होता मुझे, ठीक है, तो मैं सुबह जब चला जाता हूँ तो फिर वो दोपहर वहाँ गुजर जाती है, शाम को खाना होता है, तो वो दरमियान में दोपहर जो है ना वो माइनस हो जाती है। तो उससे भी एक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम मोस्टली बिलीव करते हैं घर के खाने को, बिल्कुल बिल्कुल, बाहर का खाना नहीं खाते। सही। तो अच्छा, घर में भी हमने एक बात जो डिस्क्रेडिट भी हो सकता है किसी के लिए हो, वो ये कि हमने अपने घर में मुलाजिम नहीं रखा हो। अच्छा। घर के अंदर आपको जो चीज़ नजर आएगी वो हम खुद करते हैं। अच्छा, जबरदस्त। और बल्कि खानदान में भी ये होती हैं चीज़ें कि यदि आप मुलाजिम, हाँ ठीक है, ड्राइवर के हद तक तो मुलाजिम होगा, बिल्कुल सही, लेकिन इन जनरली घर के अंदर जो है ना कोई मुलाजमा या छोटी बच्ची या बड़े बच्चे को हम नहीं रखते। जो काम करने हैं, जो चीज़ें वो सब हमने खुद करनी है। तो उससे क्या है, फैमिली बॉन्डिंग भी होती है और हर आदमी रिस्पॉन्सिबल भी होता है। मुझे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा पहले कहा कि हम 23 घंटे गन डालते हैं ताकि 1 घंटे के बाद आके वो सफाई कर सके। तो ये एटीट्यूड जो है इसको बदलना चाहिए। हमें लोगों को जॉब्स देने चाहिए, क्रेडिबल जॉब देने चाहिए जिनसे उनकी सर्वाइवल हो। अगर हम मिनिमम जॉब पे लोगों को रखना शुरू कर देंगे तो उनके बच्चे किधर जाएंगे, उनकी फैमिलीज किधर जाएंगी, उनकी मेडिकल सपोर्ट किधर जाएगी। तो हमें इस एटीट्यूड से निकल के लोगों को अच्छी जॉब्स और अच्छी रिस्पॉन्सिबल लाइफ की तरफ लेके जाना चाहिए। सही। मैम, खाना फूडी है सर, कोई फरमाइश करते हैं कि ये बनाएं, आज ये दिल कर रहा है खाने को? बड़ी सादा तबीयत के। अच्छा। बहुत ज़्यादा सादा तबीयत के और सादा ही खाना पसंद करते हैं। अच्छा। इतना ज़्यादा नहीं होता, जो घर का सिंपल वो ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे कुछ मर्द हजरात होते हैं वो तारीफ़ करने के मामले में बड़े फराक दिल होते हैं, तो खाना अच्छा लगे या कोई चीज़ अच्छी लगे तो तारीफ़ करते हैं सर? यही तारीफ़ है, यही है कि बस जब खाना खुशी से खा लेते हैं तो ये मेरे लिए तारीफ़ है। अच्छा, तारीफ़ होती है। कैसे वो लफ्ज़ी तारीफ़ ज़रा उसके जोर है थोड़े से, अदरवाइज माशाल्लाह खुशी से खा लेते हैं तो बस सही। और इनकी जो ड्रेसिंग है वो आप हेल्प करती हैं या खुद परचेज करते हैं सारी शॉपिंग वगैरह? ये इतना बिजी होते हैं, बाज़ लिखने में बहुत बिजी है। सही। उसकी वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा अटेंडेंस रहना पड़ता है इनके बारे में।
बाजू का अक्सर कुछ चीजें भूल जाते हैं, तो फिर मैं इस चीज का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। सही। और गिफ्ट शिफ्ट एक्सचेंज होते हैं स्पेशल डेज पे? अच्छा। मैं ऐसे कहता हूँ कि यार तो अपने लिए खुद ही सर खरीद आपकी लेगा। कंप्लेंट ज्यादा है वैसे इस मामले में। लेकिन दूसरा गिफ्ट इस तरह का नहीं होता, ये माशाल्लाह बिन कहे ही हर मेरी डिमांड पूरी होती है, मुझे मांगना कभी पड़ा ही नहीं, जबरदस्त जबरदस्त। ऐसा कभी फीलिंग ही नहीं आई कि ये गिफ्ट नहीं। चलिए माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा लग रहा है सर से और मैडम से बात करके। लेकिन चूंकि रिवायत है हमारे प्रोग्राम की, क्योंकि ब्रेक लेना होती है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मंजूर साहब की जो फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं, यानी उनके बच्चे हैं, उनकी बहू हैं, उनसे भी डिस्कशन करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि मौजूदा जो हालात हैं या आजकल के दौर में सर क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या हो सकती हैं, पाकिस्तान को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है इंडस्ट्री को सामने रखते हुए। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिएगा। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। नाज़रीन, आपको जैसा कि मालूम है हम मंजूर मलिक साहब के घर पर मौजूद हैं और उनकी फैमिली से चर्चा जारी है। उससे पहले उनके मिसेस से हम बात कर रहे थे और अब उनके बच्चे हमारे साथ हैं। बाकी जो इनके बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, वो जो है वो कुछ आउट ऑफ कंट्री हैं, कुछ अपने अपने घरों में हैं। तो जो बेटे उनके यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, उनका नाम है मुज़य्यन मंजूर साहब और उनकी अहलिया है, उनकी मिसेस है हमारे साथ आयशा। इनसे हम चर्चा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं आयशा? ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम सर की लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनकी स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाहिर है एक फेज आता है जब आप पेरेंट्स बनते हैं, तो आपका बचपन इनके साथ कैसा है? एज ए फादर आप इनको किस तरह से देखते हैं? कोई इंस्पिरेशन आपको इनसे है तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। एज अ फादर तो ये बहुत इंस्पिरेशनल है इन अ सेंस कि ये ऑलवेज सोसाइटी को और वर्ल्ड एट मोस्ट को अपने माइंड में रखते हैं। मतलब ही इज़ नॉट सक्सेस ड्रिवन पर्सन, ही इज़ इन अ सेंस ड्रिवन कि पीपल शुड बी अपग्रेडिंग देमसेल्फ, इम्प्रूविंग देमसेल्फ, उनके लिए काम करते हैं। आप जब भी इनसे डिस्कशन करेंगे ना, आपको एक एलिमेंट नज़र आएगा कि ये अपने आप को फॉरगो कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फीचर है जो मेरे फादर में है। तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोग इनसे इंस्पायर हैं हमारे शेखुपुरा एरिया में भी, क्योंकि इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के लिए वहाँ बहुत काम किया है। और जहाँ तक मेरे बचपन की बात रही तो ये बहुत ही शफ़क़त से पाला हुआ है इन्होंने, मतलब रिस्पेक्ट बहुत सिखाई है बड़ों की और अच्छी तरबियत दी है और साथ स्पोर्ट्स में बहुत मोटिवेट किया। जी, हम स्कूल में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, मतलब पढ़ाई के लिहाज से कंपैरेटिवली। तो उसकी एक वजह ये थी कि इन्होंने बहुत लेसन सिखाए थे। इन्होंने कहा था जो स्पोर्ट्स हैं वो आपको रियल लाइफ चैलेंजेस सिखाती हैं, तो आपको इसमें अच्छा होना ज़रूरी है। तो मार्क्स आपने सफिशिएंट लेने हैं ताकि आपका फ्यूचर भी सेफ हो सके। तो इसलिए ये इंस्पिरेशनल तो रहे हैं। अच्छा, बचपन में ऐसे होता है ना कि बच्चे, ज़ाहिर है बच्चे सारे एक जैसे होते हैं, तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि वो ये बड़ों जैसे लगते हैं, जी उनमें शरारतें नहीं है। बच्चे शरारतें भी करते हैं, तो कभी कोई ऐसी शरारत हुई हो जिससे सर को गुस्सा आया हो? जब गुस्सा आता था तो इनका क्या आपके साथ कैसा बिहेवियर होता था? बाबा का मेरे साथ एज अ मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो इनका मेरे साथ जो बिहेवियर होता था ज़रा स्ट्रिक्ट ही होता था, क्योंकि शायद एग्जांपल सेट करना चाहते थे बाकियों के लिए कि अगर ऐसा करेंगे तो आपको भी डांट पड़ेगी। हमारी एक बहन थी सिद्रा अपा, तो वो मेरी पुप्पो की बेटी थी, तो वो जल्दी वफात पा गई थी, तो वो हमारे साथ ही काफ़ी अटैच रहेंगी। तो बाबा ने ज़्यादा उनको मतलब प्रायोरिटी दी, रिस्पेक्ट दी, क्योंकि वो एक तो डॉटर थी, ठीक है, फीमेल थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बेयर करनी पड़ी। अगर मैं उनकी कोई बात नहीं मानता था, कोई चीज़ ला दें, कोई सामान पकड़ लें, कई दफ़ा होता है ना बंदा अवॉइड कर देता है बचपन में, तो बाबा इस मामले में ज़रा स्ट्रिक्ट रहते थे मेरे साथ, लेकिन प्यार भी किया। आपको फिर लगता है कि वो स्ट्रिक्टनेस आज आपके काम आ रही है? एंड बिल्कुल, शुरू में बच्चों को पता नहीं होता कि अदब क्या होता है, एहतराम क्या होता है, कोई बड़ा है खड़ा होना है, तो कई दफ़ा तो मैं इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुली ट्रीट होता हूँ लोगों के साथ कि उसको फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि यार शायद बहुत ही है। तो बट ये है कि हम उसको फील नहीं करते, क्योंकि आप इंटरनली जब फुलफिल्ड हो ना, तो यू डोंट नीड
एप्रिसिएशन ऑफ अदर पीपल। तो वो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लर्न किया। तो सेल्फ सफिशिएंट है, अपने माइंड में रिलायबल है कि वी कैन डू व्हाट वी वांट टू। तो आपकी एप्रिसिएशन या आपकी क्रिटिसिज्म वोंट मेक एनी डिफरेंस टू अस। आयशा, आपसे भी बात करेंगे क्योंकि बात हो रही है फादर और सन की, तो थोड़ा सा हम रिलेट कर लेते हैं। अच्छा सर, वो हमने बहुत सी मूवीज़ भी देखी, स्पेशली इंडिया में इसके ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है कि बच्चे जो हैं उनके इंटरेस्ट को देख के या उनकी जो भी मशागल होते हैं उनको देख के पेरेंट्स जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं ना। तो आपने भी उसी लाइन को फॉलो किया या फिर आप चाहते थे कि आप जो चाहते हैं बच्चे वो बने, वो पढ़ें, वो सब्जेक्ट्स चूज करें स्टडी में, वो अपना फ्यूचर देखें? आपका मेरा ख्याल है कि उसके एक दरमियान का भी रास्ता था। वो ये है कि देखिए, आपकी सोसाइटी जो है ये वेलफेयर सोसाइटी नहीं है। आपकी सोसाइटी है वो एज ए ह्यूमन सोसाइटी नहीं है। वी आर लिविंग इन बिटवीन। तो अगर आप इन बच्चों को उनकी टोटल चॉइस पे छोड़ देंगे तो वो पता नहीं क्या निकल आएंगे, क्योंकि आपकी सोसाइटी वो रोल अदा नहीं कर रही जो बच्चे को सिखाने की तरफ है। तो बल्कि बिगाड़ का चांस ज़्यादा है। और जैसे कि आप जानती हैं कि अगर आप पिछले सालों में देखें तो आपका टेररिज्म था, ये चीज़ें थी, तो आप बच्चों को इतना फ्री हैंड नहीं दे सकते थे। बट उसमें एक तरीका ये होता है कि आप बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको चीज़ों से रोकते भी हैं, बट आप उनको मोटिवेट करते हैं और या फिर उनके आगे एक आइडियोलॉजी चेंज करते हैं। तो आपने क्या किया कि बच्चों को लोकल से लेके इंटरनेशनल ट्रैवलिंग दिखाई, अच्छे लोगों से मिलाया, फैमिली से मिलाया, उस हम एज लोगों से मिलाया, ताकि इनके जहन में वो आइडियोलॉजी आए जिससे इंसान ग्रो करे और डिलीवरेबल हो। देखिए, हमें इंसानों का माशरा है, इंसानों के माशरे तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी है। मुझे कभी समझ नहीं आती कि लोग कहते हैं कि जी किसी मुल्क को सिविलाइज होने के लिए 200 साल चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने नेगेटिवली ऑपरेट की। इंसान की सिविलाइजेशन उस दिन शुरू हो जाती है जब हम दो लोग बैठ के ये तय कर लें कि हम दोनों इंसान और एक जैसा एटीट्यूड और एक जैसा इन्वायरमेंट हमें चाहिए। तो उसमें दौड़ने की जगह, उसमें कंपटीशन की जगह आप फेवरेटिज्म से बाहर निकलें। तो ये चीज़ें करने के लिए फिर ज़रूरी है कि आप चीज़ों को बच्चों के साथ एंगेज भी करें, डिस्कस भी करें और उनको उस इन्वायरमेंट फिर आगे उनकी आगे चॉइस है। जैसे मेरी बेटी जो है उसने एक ज़माने में कहा कि जी मैंने LSE से पढ़ना, उसको लम्स में एडमिशन हो गया, बट शी वांट टू बी कि मैंने LSE जाना, मेरी बाकी दोस्तें जा रही। एक साल के बाद कहने लगी नहीं LSE मुझे पसंद नहीं है, मैंने लम्स जाना। तो लम्स में चली गई। आई मीन टू बी वो बड़ी हार्ड वर्कर थी और माशाल्लाह से अब वो अपनी लाइफ में एक उसकी बेटी भी है। कहने का मतलब है कि आप चीज़ों को ऑपरेट करें, मुसल्लत ना करें। आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि एट एनी कॉस्ट मैंने बेटे को डॉक्टर बनाना है, मैंने इंजीनियर बनाना है, मैंने ये बनाना है। ये नहीं, आप ये सबसे पहले उसे एक ह्यूमन बीइंग बनाना, ठीक है ना। फिर चीज़ें उसके रास्ते में आएंगी, इकोनॉमी उसके रास्ते में आएगी, चैलेंज उसके रास्ते में आएंगे। मैं अक्सर मेरे वाले साहब मुझे कहा करते थे कि बेटा अगर आप दुनिया में किसी को डिलीवर कर सकते हैं तो वो तालीम और तरबियत है। पैसा ऐसी चीज़ नहीं है, कोई फ्लड ले जाएगा, कोई तूफान ले जाएगा, कोई क्राइसिस ले जाएगा, कोई और चीज़ आपसे छीन जाएगी। तो छीनी चीज़ों पे अफसोस करने के बजाय ना अपनी स्ट्रगल को बेहतर कर लो, अपने एटीट्यूड को बेहतर कर लो। आपके गिर्द इंसानों की दीवार होनी चाहिए, ना कि बड़ी बड़ी दीवारें होनी चाहिए। तो आई मीन आई एम अ लकी मैन कि जिसका बाप जो था वो इस आइडियोलॉजी पे था और उन्होंने मेरी जब तरबियत की, मैं अपने बहन भाइयों में 5 बहनों के बाद पैदा हुआ था, तो घर का लाडला भी था, बट मेरे वाले साहब बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे इस हवाले से, प्यार भी करते थे, लेकिन उनकी नाराज़गी होती थी, खामोश हो जाते थे। अच्छा, और शायद हम भी सेंसिटिव थे। मुझे याद है कि वाले साहब जब मेरा वालिद चुप कर जाए तो ऐसा होता था कि हम कहते थे कि या अल्लाह हमें मौत क्यों नहीं आ गई, मेरा बाप क्यों चुप कर गया। शायद हमारी एफिलिएशन वो थी, तो इस वजह से फिर हमने अपने आप को रिट्रैक करना शुरू किया। और इसमें मैं एक वाक़या और आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि वो मेरे बाप की चीज़ है। एक ज़माने में ना ईद के ऊपर ही कपड़े मिलते थे, हमें भी ईद के ऊपर कपड़े मिलते थे। तो लाहौर में एक जगह है गड़ी शॉ का ब्रिज, वहाँ से इंजन शेड को एक रास्ता जाता है। तो मैं और मेरे वाले साहब हम GT रोड पे रहते थे, हमारे वहीं पे सरकारी घर था। तो वाले साहब के साथ मैं जा रहा हूँ तो नए कपड़े पहने हुए हैं, तो बड़ा फील कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ, मैंने नए कपड़े पहने। तो आगे एक इंजन को साफ करने वाला, उसके हाथ में वो सूतर सा होता था जो इंजन को
क्लीनर कहते हैं जी जी जी। उसको। वो आ रहा था, उसने वाले साहब को देखा तो उसने सलाम किया और साथ मुझे उठा लिया। वो छोटे मलिक साहब, उसके हाथ अब उसके हाथ, उसके चेहरे की कालक और मेरी नफरत की इंतहा, ठीक है। और मैं जब उसने मुझे उतारा तो कपड़े तो इतने गंदे नहीं हुए, बट मेरी फीलिंग्स जो है ना वो बड़ी टॉर्चर्ड थी। तो मैंने अपने वालिद को उससे ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा। घर आए तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुमने एक इंसान के दिल की कदर को हेट किया। अच्छा, उनको आप पर गुस्सा आया, मुझ पे। उन पे नहीं। ओह ग्रेट। ही अप्रिशिएट कि उसने आके तुमसे प्यार किया प्यार है, किया। उसने अपने हुलिये को नहीं देखा, अपनी कमजोरी को नहीं देखा, तुमसे मोहब्बत की। तेरी बात क्या थी कि वो तुझसे मोहब्बत करता, ठीक है। तो यू शुड लर्न इट टू रिस्पेक्ट द अदर इन सेंटिमेंट्स। तो मुझे ये बात हमेशा याद रही और आज भी मेरे दिल में होती है कि नहीं यार, जो बंदा आपकी तरफ आ रहा है ना, आपने उसके सेंटिमेंट को एक्सेप्ट करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है। ये नहीं है कि मेरी सूरत हाली है, मेरा सोने का मूड है, मेरा जागने का मूड है, मेरा मैं नहीं हूँ, नथिंग टू बी। हमें चाहिए कि हम दूसरों के साथ इस तरह की एफिलिएशन डेवलप। मुझे कभी जब आते हैं ना अपने आप पे, कभी आती है फीलिंग्स के यार हमने ये सक्सेस ली है, ये नहीं ली, वो होता है। हम भी काउंटेबल हैं, फील करते हैं, ह्यूमन बीइंग है। तो मुझे अपने बाप की वो बात वो याद आती है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। कमाल, बहुत मतलब आपकी बातें सुन के उनकी पर्सनालिटी को जो आइडियलाइज कर रहे हैं वो उनमें मुझे आपका ही एक्स नजर आ रहा है। आयशा, आप कैसी हैं? ठीक है, क्या करती हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हाउसवाइफ है? हाँ जी, हाउस वाइफ। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जब हम अपना घर छोड़ के तो ससुराल में आ जाते हैं तो आपका जो ससुराल है, जाहिर आपके जो ससुर है वो आपके बाप होते हैं, आपकी सास जो है उनको मदर कंसीडर किया जाता है। तो एज ए फादर, एज ए ससुर, कैसा आप देखती हैं मंजूर साहब को? बहुत अच्छे। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरी फैमिली में आई हूँ। मतलब इतना ज़्यादा मोहब्बत, इतनी अपनायत कि मुझे फर्स्ट डे से ही मुझे नहीं फील हुआ कि मेरी ये दूसरी कोई और फैमिली है। बाबा को मैं बाबा ही कहती हूँ, मतलब पहले मैं अंकल कहती थी, लेकिन अब तो मैं बाबा कहती हूँ। तो मेरे फादर ही हैं, इनसे बातें करना, इनसे बैठना, इनके साथ बहुत अच्छा लगता अच्छा, है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि आपके जो फादर इन लॉ होते हैं वो आपके बेटे से ज़्यादा आपके साथ एफिलिएट होते हैं। बिल्कुल, ऐसे और ही। कुछ जगह ऐसी आती हैं, कुछ मौके ऐसे आते हैं जिसपे आपके हस्बैंड की साइड नहीं लेते, मीन आप अपने बेटे की साइड लेते हैं, वो अपनी बहू की साइड लेते हैं। तो वो मोमेंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। ऐसा ही। ऐसा होता है आपके साथ भी? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इनफैक्ट ये कहते होते हैं कि ये अब तो अम्मी और पापा तुम्हारी साइड पे ही होते हैं। तो बस बहुत अच्छे हैं। आयशा के साथ भी इसी तरह अपने पेरेंट्स के बारे में कहती है कि वो आपकी तरफ ज़्यादा उनकी अटेंशन होती है, मुझसे पूछते हैं उसने क्या खाना खाया, उसके ये लिए एक क्या नेचुरल पकाया। एफिलिएशन होती Natural है, मेरा affiliation। ख्याल है, क्योंकि कहते हैं वो हमारे फैमिली में भी ऐसे कहते हैं, मदर्स जो है हमारी जो सास है कि जी जो जिनको हमने बेटी दे दी वो हमारे बेटों से भी बढ़ के होते हैं। वैसे ही कुछ। तो सर कुछ बताइएगा कि बाकी आपके जो बेटे हैं वो क्या क्या जॉब्स कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर? मेरा जी एक बेटा है मुज़य्यन के बाद मोइज़ मंजूर उसका नाम है। जी जी। उसने BNU से एजुकेशन ली थोड़ी, फिर वो अमेरिका में चला गया और वहाँ पे वो बोकोरेटा एक जगह है, FAU में पढ़ता है। उसकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गई। थैंक्स गॉड, मुझे प्राउड है कि उसने डिसाइड किया कि वो अमेरिका में नहीं रहेगा, पाकिस्तान वापस आएगा। और उसने वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन के बाद अब वो कोविड की वजह से रुका हुआ है, फ़्लाइटें नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह सितंबर में अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, वो पाकिस्तान में होगा। और हम लोग पाकिस्तान में ही काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान हमारा पहला और आखिरी डेस्टिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारा जो हायर एजुकेशन कमीशन है, जी जी। उसने बड़ी ज़्यादतियाँ बाज़ की हैं, मिसमैनेजमेंट किया अपने आप को, कि जिन लोगों को इंटरनेशनली स्कॉलरशिप मिले, जब वो वापस पाकिस्तान में आए हैं तो हमने उनको उस जॉब पे नहीं लगाया जिस जॉब की वो मास्टर डिग्री करके आए थे या ग्रेजुएशन करके आए थे। अनफॉर्चुनेटली हमने उनको और अल्टरनेटिव जॉब्स के ऑफर किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन होता है। हमें ये देखना पड़ेगा, हम दो सेंटेंस बड़े कॉमनली कहते हैं कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान में हार्ड वर्किंग लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। उसकी दो ही रीज़न है, एक ये है कि हमारे यहाँ रिसर्च बेस्ड इकोनॉमी नहीं है,
दूसरा ये है कि हमारे मुल्क में जो SOPs हैं यानी प्रोसीजरल डिपार्टमेंट्स हैं उनके SOPs ऐसे हैं जिनको हमने टाइमली रिवाइज नहीं किया। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एडवांस टैक्सेशन का निज़ाम है जिसकी वजह से लोग लॉन्ग टर्म इन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो हमें ये फैक्टर्स को काम करने के लिए काबिल लोग चाहिए, ब्रेन चाहिए ना। एक सिस्टम को आपने रिप्लेस करना है, दूसरे में लेके जाना है। तो मैं ये ओवरसीज पाकिस्तानी से भी ये कहता हूँ, आपके फोरम से भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मदद करें क्रेडिबल कंट्री। हमें जॉब नहीं चाहिए, हम बेकारी नहीं है कि हमें आप पैसे भेज दें, ज़रूरत पड़ गई है और हमें हॉस्पिटल के लिए चंदा चाहिए और हमें इसके लिए चाहिए, फ्लड आ गए। हमें चाहिए कि हम लोगों को इस काबिल करें कि वो फ्लड से पहले फ्लड को मैनेज करें, वो किसी तूफान को अपने लिए फ्रूटफुल कर सके, वो अपने लिए खुद काम कर सकें। आप अभी देखें CPAC है, CPAC में बहुत सारे, लेकिन आप जब देखेंगे तो पाकिस्तानियों की जॉब उसमें बहुत कम है। उसकी क्या वजह है कि अगर कैमरा लगाने के लिए भी आपको चाहिए IT एक्सपर्ट भी चाहिए, तो हमने अपने लोगों को ट्रेनिंग नहीं। हमारे टाफ्टा से लेके हमारी इंडस्ट्री से लेके पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आपके पूछे बगैर ही मैं चल पड़ता हूँ क्योंकि मेरा कोर जो है वो इंडस्ट्री है। मैं चाह रही हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है हम लोग आपको एंड में जो हमारा होगा उसमें मैं बहुत डिटेल में आपसे इस पर बात करूंगी। बच्चों के बारे में हम कर रहे थे बात, तो बाकी बच्चे जो है दूसरी एक बेटी है मेरी मोमिना, वो वहाँ पे उसने मास्टर्स किया था जॉन हॉपकिंस से। 2 साल उसने पाकिस्तान में काम भी किया, बट फिर वही बात है कि उसको वो जॉब नहीं दी गई मार्केटिंग की है। किसी दिन उसको एडमिन लगा दिए, कभी तो लगा दिया जो गवर्नमेंट के साथ, फिर हमारी कंपनी में काम करते हैं। फिर उसकी शादी हो गई, वो जिस लड़के के साथ शादी है तो वो पाकिस्तानी, उसके पास अमेरिकन ग्रीन कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, बट उसको सैन फ्रांसिस्को में एक सेल फोर्स कंपनी वहाँ जॉब मिल गई, तो वो वहाँ चली गई। अब उसकी माशाल्लाह से एक बेटी है। सिदरा की बात की मुज़य्यन ने, वो मेरी बहन की बेटी है, वो कराची में होती है और उनके मियाँ भी मीडिया के साथ लिंक है और वो एक आपके TV चैनल को हेड करते हैं, नमाज एहसन उनका नाम है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये एक फैमिली हमारी, हम तो समझते हैं कि 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं हमारे पास, क्योंकि बाकी फैमिली के दूसरे मेंबर, बट वी आर द कोर फैमिली। तो सब सक्सेसफुल है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। अल्लाह ताला और भी कामयाबी दे और आपको भी सेहत ज़िंदगी दे, आप भी खुश रहें जी अपनी लाइफ में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है हमारे साथ जो मौजूद है वो क्या क्या आजकल जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं और जो हमारे मुल्क में इस वक्त मईशत का एक क्राइसिस है, स्पेशली कोविड-19 के बाद, उसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, बेहतर कैसे किया जा सकता है हमारी मईशत को। इमरान खान साहब के लिए कुछ मैसेज इनसे हम लेंगे इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, क्योंकि उनकी भी बड़ी इंडस्ट्री की तरफ जो है कुछ प्लानिंग्स हम देख रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जनाब। जैसा कि आपको मालूम है मंजूर मलिक साहब के घर पे हम मौजूद हैं। बहुत मज़े की बातें उनकी फैमिली के साथ हमने सुनी है उनके बारे में, लेकिन अब जो है वो जाहिर है माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, तो क्यों ना अब उससे फ़ायदा उठाया जाए और उसके बारे में बात की जाए। मंजूर साहब, पहले तो 1 लाइन हमें बता दीजिए कि आजकल आप बिजनेस के अलावा और कहाँ हेड कर रहे हैं, क्या चेयर कर रहे हैं, इसके अलावा और आपकी क्या क्या स्ट्रगल्स हैं आजकल के दौर में, आपकी मसरूफियात क्या हैं? नहीं, ऐसा है कि मैं जैसे कि बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस कम्युनिटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग लाइजन है। ठीक है। शिवपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक है जिसको 1992 में डिज़ाइन किया गया था जी, और हमने इसको 2007 में प्रिंसिपली लॉन्च किया। ठीक है। और मैं उसका वंस प्रेसिडेंट बना और फिर ज़ाहिर है कि हर साल एक नया प्रेसिडेंट आता है। ऐसा ही है। लेकिन मेहरबानी है दोस्तों की कि वो मुझे कहते हैं कि तू हमारा ग्रुप चेयर है। सही है। तो फिर उनके जो सारे इश्यूज हैं वो मुझे डील करने पड़ते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसी की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी कि मैं फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वाइस प्रेसिडेंट बना। अच्छा। और रीजनल चेयरमैन बना। ठीक। उसके बाद इशू कंट्रीज हैं उनको मैंने ट्रेड फैसिलिटेशन को सेंट्रल कमेटी जो है सारे इशू कंट्रीज को सुनाई किया। ठीक है। फिर सार की लाइफ मेंबरशिप मुझे मिली। सही है, जबरदस्त। इस तरह करते हुए और बहुत सारे इश्यूज में अल्लाह ताला ने जो बिजनेस कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन है उसको मौका दिया।
ठीक है, और हमने भी कोशिश की है कि ट्रूली इसको डॉक्यूमेंटेड किए जाए। बिल्कुल सही, हम बिलीव नहीं करते कि आप तकरीर करें खाली और चले जाएं, बिल्कुल। इसको मिनट में याद रहेगा कि नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। तो हमने जितने इश्यूज हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को इंगेज किया, जो बड़े हार्ड भी थे और उसका हमें लॉस भी हुआ। सही, लॉस इन सेंस में कि आपको पता नहीं कि आप हमारे यहाँ एक तो होती है गलती हो रही है, एक डिज़ाइन चीज़ें होती हैं। जी जी, तो हम बिलीव करते हैं कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे लैब्स डिज़ाइंड हैं, जिसकी वजह से ये सोसाइटी जो है वो इतनी नीट एंड क्लीन नहीं है जितनी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके नीट एंड क्लीन ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज, सही, वायरसेस इस सोसाइटी में आ जाते हैं जो एक्चुअली बेनिफिटेड हो जाते हैं और फिर वो हमारे रोल मॉडल में बन जाते हैं। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल दैट्स व्हाई आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ता है कि आप गॉड फादर्स जी, जी, करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। डेली वो कहते हैं। तो इसकी वजह कुछ ना कुछ तो है ना। ऐसा ही, ऐसा ही, हमने ये तय किया कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स शुक्र में रिटर्न काम करेंगे अच्छा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। बिल्कुल ठीक, मतलब अगर हमको लेटर लिख रहे हैं और हम लिख रहे हैं कि बिजली चोरी हो रही है और बिजली चोरी होने में ये एलिमेंट्स हैं, जो लेस्को है ये लेफ्को है, ये इन्वॉल्व हैं जी, या इनकी पॉलिसीज इन्वॉल्वमेंट है, तो हम इसके लिए स्टैंड लेंगे। अगर हम कहते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट में अगर आप डॉलर को नीचे लेके जाएंगे तो उससे लोगों की कैपेसिटी ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी, लोगों की गुर्बत बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी और माफिया विल बी इंजॉयड। सही, इसी तरह जब हम कहते हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दे रहे हैं और जनरल इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं दे रहे तो कंस्ट्रक्शन माइग्रेशन पे लोगों को लेके जाएगी, जिससे फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे, फिर इसी तरह शिवपुरा में इंडस्ट्रियल स्टेट थी, जिसके लिए जो साबिक सीएम साहब थे उनका एक अच्छा विजन था अच्छा, कि वो कहते थे कि जी यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है उसको हमने कन्वर्ट नहीं करना। बिल्कुल सही है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यहाँ 30 लाख की आबादी, 30 लाख आबादी के लिए रोजगार क्रिएट नहीं किया जा सकता एग्रीकल्चरली। बिल्कुल हमें ऐसे, फर्स्ट जनरेशन को जिसकी बड़ी कम तनख्वाह होती है, जी। देखिए एक है कि बंदा इंजीनियर बन गया यंग एज में, उसको आप माइग्रेट करवाएंगे वो चल जाएगा। चल जाएगा, बिल्कुल सही, बट अगर एक बंदा 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, उसको छोटा मोटा काम करना आता है, उसकी फैमिली बैकअप है कि वो भैंस पाल रहा है, कोई मुर्गियां पाल रहा है, कुछ जी, कर रहा है, जी, जी। तो वो एक फैमिली बॉन्ड होकर चल रही है। ऐसा ही है, तो फर्स्ट जनरेशन इंडस्ट्री हमें उनके नियरेस्ट पॉइंट पे लगानी पड़ेगी। बिल्कुल तो सही, फिर वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनी, फिर दूसरी का प्रोसेस शुरू हुआ, अभी इमरान खान साहब ने उसका ओपनिंग भी की। सही, बट टेक्निकली पाकिस्तान में जो मसला है, जो आपने शुरू में वैसे बात की थी कि इमरान खान साहब, हमें इमरान खान साहब से तो थी कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करें। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप एसएससीबी को कह देंगे कि मुझे कम डॉक्यूमेंट के ऊपर वो मुझे कंपनी रजिस्टर कर दें। असल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी है, जितने बिल्कुल सही, कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो रियलाइज करें, वो रियलिटी बेस्ड हों और जो आज का सच है उसके मुताबिक अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाएं। चले जाए, बिल्कुल और फिर अगर कोई डिपार्टमेंट के पास एक्सक्लूसिव डिस्क्रिशनरी पावर है तो उसको खत्म किया जाए। सही, ठीक है, देखिए पाकिस्तान में जेविश करना चाहते हैं लोग, जी, मुझे बताएं मेरी कंपनी तो क्रेडिबल ही नहीं हो सकती, Credible बिकॉज आप 10 साल पुराना को अकाउंट निकाल लाएंगे, मेरे सही। अकाउंट फ्रीज कर देंगे। कौन आदमी है जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करेगा, बिल्कुल सही, एफबीआर के अंदर रिफॉर्म चाहिए थे, बिल्कुल आपकी सही। गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और ये प्रायोरिटीज में थी इमरान खान मैं ये साहब कह रहा हूँ ना की, जी, जी, अगर वो उनके 2 साल मुकम्मल हुए हैं तो पाक से आप जानते जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको चाहिए था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अंडरस्टैंड करते, व्हाट इज ईज ऑफ। रीजंस क्या है मंजूर मेरा साहब ख्याल है इसमें? दो चीजें, एक तो हमें शौर नहीं है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या। आप देखें ना बैंकों का प्रोसीजर आपने बढ़ा दिया, बिल्कुल आपने पूरी सोसाइटी में मार्कअप का रेट हाई कर हाई दिया, कर दिया, आपने जो लोगों की लोन फैसिलिटी है उसके ऊपर आपने काफी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वो बड़े बड़े लोग ले जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। बिजली के रेट आपने मल्टीप्लाई कर दिए, बजाय आप चोरी को ड्रेस करते देखिए ना, आपकी बात को मैं यहीं से अगर लेती हूँ कि आपने ये लोन वाली बात की, अब जो रिसेंट आया है लोन वाला प्रोजेक्ट, उसमें ये कि अगर आप 2.5 करोड़ लोन लेना चाहते हैं तो आप अपनी 2 या 3 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो उनके पास रखवाएंगे या उनको शो करवाएंगे। तो जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी है तो उसने फिर लोन लेके क्या करना है? तो मसला तो यही है ना कि जो छोटा तबका है उसको हम अपग्रेड करें। उसके 2-3 तरीके होते हैं ना। एक ये है कि आप रियलाइज करें कि आपके मुल्क में लोगों की प्रिंसिपल एजुकेशन क्या है। बिल्कुल आपने इस वक्त देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारी हेल्थ केयर का इशू है। हमने गवर्नमेंट को कहा कि आपके पास हर नंबरदार के पास 12.5 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, बिल्कुल। आप वो उसको 50% को ग्राउंड बना दें, 50% को पार्क बना दें, तो एक तो हर इलाके को ऑटोमेटिक पार्क मिल जाएगा, ठीक है, और स्पोर्ट्स का ग्राउंड मिल जाएगा, आपकी हेल्थ केयर बेहतर हो और एग्रीकल्चर
नहीं, एग्रीकल्चर के अलावा ही ठीक है, ठीक देखिए है। हर इलाके में अंग्रेज के जमाने से जी जी पहले बिल्कुल, भी वो जो एक नंबरदार होता हाँ जी था। उनकी ये की- शर्त है कि उनकी इतनी नंबरदार की जो ड्यूटीज होती जी थी जी 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 वो ये होती थी कि वो आइडेंटिफाई करता था कि मेरा नाम मंजूर मलिक है, जी मेरे बाप का नाम ये है, मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ। आज आपके आईडी कार्ड आने के बाद वो तमाम फॉर्मेलिटी नंबरदार की खत्म हो गई, खत्म हो गई। आपके पूरा मैकेनिज्म आ गया, बिल्कुल, सेटल एरिया नॉन सेटल एरिया खत्म हो गया। खत्म हो लेकिन गया। हमने वो जमीनें आज भी नंबरदारों को दी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये कहते हैं कि उसके अंदर आप पार्क बना दें जो नंबरदार के पास है। ठीक है, बिल्कुल तो सही। उससे क्या होगा कि आपके एक तो जंगलात बढ़ेंगे हर ग्राउंड के साथ, लोगों की हेल्थ केयर बेहतर होगी, लोग काम करने स्टेमिना बढ़ेगा। बिल्कुल सही, दूसरी चीज ये है कि लोगों को वो काम करना सिखाएं जो इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल सही। देखिए चाइना के बारे में भी हमने सारी जिंदगी गलत कहा कि चाइनीज सिर्फ अपनी लैंग्वेज पे काम करते हैं। आप उनके मोस्टली लोगों को देखें कि उन्होंने दुनिया की भर की टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट किया जी और चाइना दुनिया में वो मुल्क बना जो दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा चीज दे सकता है। दे सकता है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने अपने लोगों की ट्रेनिंग उस तरह की। ट्रेनिंग इस तरह की है, ऐसा ही। हमें चाहिए था कि हम इसको अंडरस्टैंड करते, हमारी गवर्नमेंट ने अब देखिए पाकिस्तान में मुझे कभी गुस्सा आता है कि अगर बिजली का यूनिट लगा रहे हैं तो आप सॉवरेन गारंटी में लगा रहे हैं। जी जी यार बिल्कुल सही। सॉवरेन गारंटी का मतलब क्या मतलब है? क्या, बिल्कुल सॉवरेन गारंटी का मतलब ये है कि जो पब्लिक है वो पे बैक पे करेगी, बैक करेगी, आपके बिल्कुल जो कंट्री रिसोर्स हैं वो पे बैक करेंगे। ऐसा ही है। उस बंदे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने अपनी हाई प्रॉफिटेबिलिटी मिल मिला के बनाई और वो बंद भी होगा यूनिट तो वो भी आपके खाते में पड़ेगा। खाते में पड़ जाएगा, बिल्कुल। हमें चाहिए था कि हम इसको आज़ाद कर दें। शुगर का इशू बना हमने गवर्नमेंट को कहा कि पूरी दुनिया में ये है कि शुगर के ऊपर आप कंट्रोल खत्म करें, सही है, जो बंदा जिधर चाहे शुगर मिल लगा दे। आपको क्या चाहते हैं? बिल्कुल मुझे लगाने दें, तो खुद कंपटीशन आ जाएगा। ऐसा ही है। आप जब लाइसेंसिंग करेंगे इस एरिया में वो नहीं जा सकता उस एरिया में, तो आप टेक्निकल उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हम माफिया से आगे जाके माफिया को स्पॉन्सर करते हैं। तो इसलिए मैं इमरान खान साहब से भी ये कहता हूँ कि आप इन चीज़ों को एड्रेस करें सही। बिकॉज ऑफ आपकी सोसाइटी में जितने लोगों को आज हम देखते हैं पिछले 15, 20, 25, 30 सालों से, जी वो लोग हैं जिन्होंने किसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, किसी टेक्नोलॉजी, किसी रिसर्च की बुनियाद पे पैसा नहीं कमाया। उन्होंने पैसा कमाया है कि आपकी जमीनें, आपके घर को लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया कमर्शियल एंड दे बिकम द बिलियनर्स। बिल्कुल सही। ये बिलियनरशिप जो है ये सोसाइटी के लिए हार्म है। ये सोसाइटी को एक तबाही की तरफ ले तबाही की गई है तरफ कि लेके उनको जहल, गवार, अनपढ़, बदमाश, चक्के और ड्रग्स चाहिए वाले चाहिए थे। बिल्कुल। जो लोगों को एंगेज करते हैं, उनको केसेस करते हैं और उसके अंदर वो भी एक इकोनॉमी का मॉडल। देखिए इकोनॉमी हर आदमी चल रहा है, चलनी बिल्कुल आप चाहे उसको पॉजिटिवली चला लें चाहे आप सही, उसको नेगेटिवली चला सही लें। सही। हमें चाहिए कि हम अपनी पॉलिसीज को पॉजिटिवली लेके चलें, हम ऐसे काम करें जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हो सके। सही। अच्छा मंजूर साहब, आपकी जिस तरह से जो आपका विजन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, फिर जो आइडियाज़ आपके पास हैं, थिंक टैंक्स इस तरह के हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो क्या वजह है इस तरह के लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की रीच में नहीं है, या फिर उनकी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ें नहीं है, या जो पिछला एक रिवायात चली आ रही हैं कि जी ये काम इसके पास है तो ये इसके पास ही रहेगा, चाहे उसको वो काम आता है या नहीं आता है। तो रीजंस क्या हैं? आप जैसे लोग जो हैं वो आगे आके इस तरह की हमारे मुल्क के लिए, हमारी मैशत के लिए क्यों सर्व नहीं कर सकते? दो चीजें बताता हूँ। एक ये ऑन द रिकॉर्ड बता दूँ। जी एक तो ये है कि इमरान खान साहब शेखपुरा चैम्बर में आए अच्छा। बिफोर द इलेक्शन और उन्होंने वो सारी चीजें कॉन्डेम की जो आज वो खुद कर रहे हैं ठीक हमारी प्रेजेंटेशन में, वो सारी चीजें। ठीक है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपनी पूरी बार के साथ हमारे पास आई और उन्होंने वो सारे जो पैटर्न थे जिसमें आपकी विरासत के इश्यूज थे, जी, आपके जी। स्टैम्प पेपर के ऊपर बार कोड के, तो कुछ उसमें से कुछ काम हुए, ठीक है। बट प्रिंसिपली इसी तरह वफाकी महोत्सव अपने टोटल डिपार्टमेंट्स के साथ शेखपुरा चैम्बर आए ठीक है। और हमने उनको 5 घंटे की प्रेजेंटेशन दी और उसका पूरा एक बुकलेट बना के दिया कि ये वो कोर इशू है, 6 इश्यूज हैं इस मुल्क में बिल्कुल जिसका सही। कोई ताल्लुक लेजिस्लेशन से भी नहीं है, ये नहीं। पॉलिसी मैटर है जिसकी सही। वजह से ये सारा आपको नेगेटिव नजर आ रहा है। ठीक है। सबसे पहली बात ये कि किसी डिपार्टमेंट के SOPs स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स वो डिफाइन नहीं, बिल्कुल सही। आपने उनको डिस्क्रिप्शन भेज रखा है। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आप यहाँ बैठे हैं तो आपको ये नहीं पता कि अभी आपको पानी मिलेगा, जूस मिलेगा, ये क्या मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन अगर इसके SOPs क्लियर होंगे कि नहीं आप आएंगे तो आपको पानी पानी मिलेगा, मिलेगा। चाय मिलेगी, दूध मिलेगा,
करेगा व्हाटएवर, बिल्कुल। तो क्या होगा कि आपका माइंड उधर ही होगा कि मैं क्या हूं, तो ये मेरा राइट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब आप कहते हैं कि लोगों को अवेयर करना है, उनको राइटफुल करना है, तो आपको एसओपी डिफाइन करने पड़ेंगे। हमने बिल्कुल एसओपी ठीक, किसी डिपार्टमेंट के डिफाइन। ठीक है ठीक है। दूसरा ये है कि हमने लैंड रिफॉर्म्स में यानी लैंड कन्वर्जन लॉज में जो बैक यार्ड वाला उसके राइट्स को डिफाइन नहीं किया हुआ, ना उसको रास्ता देते हैं। सही। तो मैं जब फ्रंट खरीद लेता हूँ, जी, पीछे जी, चाहे जी, जी। 1000 एकड़ जमीन हो, वो ऐसे, ब्लॉक हो गया ऐसे। और मेरी वो आखिर में जाके मेरे बिल मिला के वो जमीन का मैं मालिक बन गया। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। थर्ड वन इज एडवांस टैक्सेशन। सही। दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुझे नहीं पता कि मेरी प्रोडक्ट 100% सेल आउट होनी है, नहीं होनी, मैंने क्यों बनानी है, मेरी कॉस्ट क्या आनी है, मेरी वेस्टेज क्या आनी है, बिजली चली जानी है। आप कहते हैं कि आप एडवांस, आप पोर्ट से एडवांस लेना शुरू करें और जब आप फाइनल प्रोडक्ट बन जाए तो उसकी रिटेल प्राइस मार्क करें। सही। अब वो पता नहीं जाके स्टॉकिस्ट के पास जानी है, वो मार्केट में जानी है, कहाँ जानी है, तो रिजल्ट उसका क्या निकला कि आपकी सोसाइटी ने जो ग्रो करना था वो ग्रो नहीं किया, क्योंकि उसने जाके एक बड़ी मार्केट, होलसेल मार्केट को माल बेच दिया, वो जाने और अगले जाने और आपका वो सारा डॉक्यूमेंटेशन। फिर एक्सपोर्ट, हमारा मुल्क जो है वो एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री नहीं है, हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है। अगर एक्सपोर्ट भी है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 90% नहीं तो 70% हमारी इम्पोर्ट, 30% एक्सपोर्ट हो जाए। एग्जैक्टली। हम थोड़ा सा वैल्यू एडिट करते हैं, बटन लगा दिए, हमने लेबर की, जी जी जी, इट्स नॉट एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही। हमारी इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल हमें चाहिए था कि हम अपनी लेबॉर्ट्रीज को स्ट्रेंथन करते, हमें चाहिए था कि हम अपने जो है वो लोकल रिसोर्स को जनरेट करते। फिर जो पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ लोगों के लिए जो दुनिया में क्रेडिबल होने के लिए 6 करोड़ जॉब चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आपके 6 करोड़ लोग जॉब करते हैं तो देन यू बिकम द सिविलाइज्ड। सही, बिल्कुल सही। आप 5 आदमियों को कमा के खिला रहे हैं और वो भी अच्छी सैलरी, $2 के ऊपर नहीं। तो हमने उसके लिए कोई काम नहीं किया, हमने इंपोर्ट की रिप्लेसमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। ठीक। हमने जितने बेनिफिट्स हैं वो एक माफिया हमें टक्कर गया, उन्होंने कहा जी एक्सपोर्ट होनी चाहिए, एक्सपोर्ट होनी चाहिए, तो हमने वो सारे बेनिफिट, बिजली सस्ती, ये वो करके जो मुल्क के रिसोर्स हैं जो आपकी जेब काटी है वो उस पॉकेट में डाल दिए और वो सारे रिफंड्स ले। सही। तो हमें चाहिए ये कि हम आसान तरीन गवर्नेंस की तरफ जाएं, बिल्कुल सही, शॉर्ट गवर्नेंस करें और गवर्नेंस को इंश्योर करें कि वो क्रेडिबल है और वो दे सके। लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि इमरान खान साहब की आपने बात की कि जो उन्होंने जो भी बात की वो खुद कर रहे हैं आज, वजह क्या है, इसकी मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न मेरे 2 हैं। एक तो ये है कि आदमी अपने आप को बात कर बेबस महसूस करते हैं, दूसरा ये होता है कि वो बड़े बड़े और इश्यूज में फंस जाते हैं, और तीसरा ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसको डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे नहीं लेके जाना चाहते। देखिए अगर मेरे इलाका है जी तो आप बोर्ड ऑफ गवर्नर में किसको आना चाहिए? मुझे आना चाहिए। डेफिनेटली। हम क्या करते हैं कि उसको शाहबाद से डाल देते हैं, उसको रियलिटीज का नहीं पता होता। ठीक हो गया। तो वो ग्राउंड जो टच है, देखिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आपको आपकी बॉडी का एक्सरे करते हैं, ऐसे ही आपकी बॉडी का आपका टेम्परेचर लेते हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएंगे जब आपको पॉलिसी रिवाइव करना चाहती हैं, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, तो आप उस मुकामी तौर पर लोगों को बीएम में क्यों नहीं शामिल करते? बिल्कुल सही। तो मेरी ये आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है जी ज़रूर कि हम पॉलिटिशियन नहीं, इस मुल्क का जो असल मसला है वो इकोनॉमिक्स है। एग्जैक्टली। इकोनॉमिक्स की वजह से ही पॉलिटिशियन के ऊपर करप्शन के भी इल्जामात लगते हैं, कोई बेनिफिशियरी भी हो जाते हैं, ये नहीं भी होते हैं। बट अगर आप इकोनॉमिक्स को ठीक कर दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को एड्रेस करें और वाकई डिलीवरेबल कर दें, बिल्कुल सही, तो ये मुल्क चंद सालों में दुनिया के किसी भी मुल्क के बराबर खड़ा हो सकता है। इंशाल्लाह जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मंजूर मलिक साहब, आपका बहुत अच्छा लगा। इट वाज सो इंटरेस्टिंग, आपकी फैमिली से बात करके, आपसे बात करके। बातें तो बहुत है, लगता है कि बातें करना शुरू होंगे तो ख़त्म ही नहीं होंगी, लेकिन तकाजा है जनाब ये हमारे चैनल का भी, प्रोग्राम का भी, कि इस वक्त मुझे जो है वो इख्तिताम की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के प्रोग्राम का फीडबैक भी हमेशा की तरह अच्छा ही मिलेगा, और कोशिश करेंगे अगले हफ्ते फिर एक नई पर्सनालिटी के साथ उनकी स्ट्रगल की स्टोरी लेकर, उनकी इंस्पिरेशन की स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।